हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, कुछ बच्चों के पास मैथ्स है तो वो मैथ्स के लिए बोल रहे थे कि आप लेसन प्लान भेज दीजिए। तो ये जो हम मैथ का लेसन प्लान आपको दिखा रहे हैं, ये आपका माइक्रो नहीं है, ठीक है। ये मैक्रो है, यानी कि ये बड़ा वाला है, मैक्रो है ये, ठीक है। और इस मैक्रो लेसन प्लान को आप अपनी फाइनल लेसन प्लान जो है ना, जो फाइनल लेसन प्लान बुक होगी आपकी, येलो फाइल जो हम बता रहे हैं आपको, येलो फाइल जो आपको 2 बनानी है ना, तो उनमें से एक येलो फाइल में आप इस वाले लेसन प्लान को भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये माइक्रो लेसन प्लान नहीं है, ये मैक्रो है, ये बड़ा वाला है। याद रखना मैथ वाले बच्चे, इसको आप अपनी येलो फाइल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। माइक्रो तो छोटा होता है और मैक्रो होता है बड़ा, ठीक है। तो ये मैक्रो है, बड़ा वाला है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अपना फाइल का पेज खोलना है और खोलते ही सबसे पहले आपको देखिए यहाँ ऊपर लिखोगे आप, सबसे ऊपर लिखोगे जो इन लाइनिंग से ऊपर जो जगह होती है ना, वहाँ आप लिखोगे अपना क्या, मैक्रो लेसन प्लान, मैक्रो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, नीचे की लाइन से स्टार्ट कर दोगे, यानी कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दोगे। यहाँ आपको दिनांक डालनी है और कक्षा डालनी है, ठीक है। डेट कौन सी है और क्लास कौन सी, आप कौन सी क्लास का ले रहे हैं, ये डालना है आपको। देखो शायद नज़र आ रहा होगा, बहुत धुंधला सा दिख रहा है, इसके लिए क्या कह सकते हैं हम, कुछ नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। हम बोल देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसा आप लिखते चले आना। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, ओके। यहाँ डेट डाल देना, यहाँ क्लास लिख देना, जो भी क्लास का है ये, जो भी आप ले रहे हैं। आप जैसे 8th का ले लिया या 9th का ले लिया, आप ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज तो हर एक में ही आता है। अच्छा, इसमें विषय क्या है, विषय क्या है, विषय लिखना गणित, ठीक है, विषय लिखना गणित। और उपविषय क्या है, यानी प्रकरण क्या है, प्रकरण लिखना त्रिभुज। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, ये गणित का बना रहे हैं, मैथ का बना रहे हैं, ठीक है। विषय के आगे लिखना गणित और प्रकरण के आगे लिखना त्रिभुज। ये लिखा हुआ है ना त्रिभुज, देखिए त्रिभुज लिखा हुआ है, त्रिभुज लिख देना, ठीक है। और यहाँ अब लिखेंगे आप अवधि, अवधि और कालांश, ठीक है। तो अवधि आप लिख देना कि अवधि आपने जैसे लिख दी 35 मिनट, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान 35 मिनट का भी होता है, 30 मिनट का भी कराते हैं वो लोग, वैसे 35 और 36 मिनट का होता है। यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। और कालांश में आप लिखेंगे, कालांश में क्या लिखेंगे, जैसे पहला पीरियड है या दूसरा पीरियड है, चौथा या 5वां, जो आपका मन हो वैसा आप लिख देना, ठीक है। तो आपने ये सब कर लिया। अब उसके बाद आप इस फाइल के पेज में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, ये आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो हम ये सामान्य उद्देश्य बोल बोल के बता रहे हैं, आप इनको लिखते चले जाना, ठीक है। आपने ये 10 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। और याद रहे कि ये वाली जो फाइल है ये मैक्रो है। इस वाले जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप अपनी फाइनल लेसन प्लान बुक में भी लिख सकते हैं। जो येलो फाइल आएगी आप उसमें भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका मन हो तो आप इस पर चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल लेसन प्लान वाला ही दिखाया जा रहा है आपको, ये मैक्रो लेसन प्लान, ठीक है। चलिए, पहले सामान्य उद्देश्य आपको लिखना है। तो सामान्य उद्देश्य आप ऐसे चले, ऐसे बढ़ाकर दिख जाएगा थोड़ा सा। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य है, लिखते जाना आप, कि छात्रों की गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। दूसरा है इसमें छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता विकसित करना, ठीक। तीसरा है छात्रों को गणित के शर्तों व नियमों से परिचित कराना। चौथा है छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता समझाना, ठीक है, ये 4 हो गए। 5वां है छात्रों में गणित के नियमों व सूत्रों की खोज करने की योग्यता उत्पन्न करना, ठीक है, 5 हो गए। 6वां है छात्रों में एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। अब हम 7वां देखेंगे। 7वें में क्या है, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना, ठीक है, 7 हो गए। हम इसलिए इस तरह बोले हैं ताकि आप आराम से लिख सको, आपको प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। अब 7वें के बाद हमको 8वां क्या लिखना है। 8वां है छात्रों में गणित के ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकने का सामर्थ्य उत्पन्न करना, ये 8 हो गए। 9वां है इसमें उद्देश्य छात्रों में गणना संबंधी रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। और 10वां है छात्रों को गणित के महत्व का ज्ञान कराना। ये हो गया आपके 10 सामान्य उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, यहाँ विशिष्ट उद्देश्य के हेडिंग डालेंगे और इसी पेज में आप नीचे लिख देंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य, ठीक है।
तो ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे कि छात्र त्रिभुज को परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र त्रिभुज के प्रकारों में भेद कर सकेंगे, ठीक है। अब अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे आप छात्र त्रिभुज के सूत्रों का प्रयोग कर सकेंगे, या सूत्रों का प्रयोग है, ठीक है। और आप फिर कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र त्रिभुज की कुशलता पूर्वक विश्लेषण कर सकेंगे, ठीक है। छात्र क्या कर सकेंगे? छात्र त्रिभुज का कुशलता पूर्वक विश्लेषण कर सकेंगे। ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। हमने यहाँ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य देख लिए इस वाले पेज में, ठीक है। ये पेज हो गया पूरा। अब आप दूसरा पेज पलटोगे, ठीक है। फाइल का आप दूसरा पेज पलटोगे, जैसे आपने पलटा तो आपके सामने अब ये पेज आ गया, ठीक है। अभी फाइल का यही पेज है, ठीक है। राइट वाला ही पेज हम देख रहे हैं। एक पेज तो ये हो गया राइट वाला पेज, एक तो ये हो गया। अब जैसे जैसे आप पलटोगे तो आपको एक दूसरा राइट वाला पेज आ जाएगा, और जब राइट वाला पेज आ जाएगा तो आप इसमें सबसे ऊपर डालोगे सहायक सामग्री और दूसरे हेड में डालोगे पूर्व ज्ञान। तो सहायक सामग्री में आप क्या डालोगे? सहायक सामग्री में आप डालोगे चौक, डस्टर, श्यामपट, त्रिभुज की आकृतियां और चार्ट, ठीक है। क्या डालोगे सहायक सामग्री में? चौक, डस्टर, श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड और त्रिभुज की आकृतियों का चार्ट, ये लिखोगे आप, ठीक है। अब पूर्व ज्ञान में क्या लिखोगे? पूर्व ज्ञान का मतलब है कि छात्रों को त्रिभुज के बारे में पहले जानकारी है या नहीं है। तो आप पूर्व ज्ञान में लिखोगे छात्रों को रेखाओं की तथा त्रिभुज की सामान्य जानकारी है, ठीक है। ये आपने कर दिया यहाँ पर। अब आप क्या करना है आपको, देखिए इस पेज को देखिए आप। अब आप ऐसे ही अपना इसी पेज में ही नीचे क्या करोगे कि ऐसे लाइन खींचोगे, एक इधर लाइन खींचोगे, ठीक है। तो आपको 1 2 3, ये 3 लाइन हो गई, एक सबसे आगे 4, ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है। आपको ऐसा ये बना लेना है। अब आप पहले वाले जो डिब्बा है ना, इसमें लिखोगे क्रम संख्या, बहुत छोटा सा डिब्बा बनाना है आपको ऊपर, ये क्रम संख्या लिखोगे। दूसरे बारे में लिखोगे छात्राध्यापक क्रियाएं, ठीक है। छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ लिखोगे क्रियाएं, यहाँ टीचर क्रिया करेगा यानी आप क्रिया करोगे। और तीसरे में लिखोगे छात्र छात्रा क्रियाएं, ओके, छात्र छात्रा क्रियाएं। ये आपके 3 डिब्बे हो गए। आपको इस तरह लिख लेना है। अब इस तरह आपने लिखने के बाद क्या करना है कि अब आप क्रम संख्या में जो पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछने वाले हैं, पहला प्रश्न जो आप बच्चों से पूछने वाले हैं ना, तो आप पूछोगे कि पहले तो क्रम संख्या डालोगे, प्रश्न नंबर 1। अब आप क्या पूछोगे? 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, ठीक है। ये देखो आपने पहला प्रश्न बच्चों से किया, 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बच्चों ने कह दिया रेखा बनेगी। तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया? रेखा, ठीक है। बच्चों ने उत्तर दे दिया रेखा। दूसरा प्रश्न आपने किया तथा 2 रेखाओं को मिलाने पर उनके कटान बिंदु पर क्या बनता है। पहले कहा आपने पहला प्रश्न किया बच्चों से कि 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, बच्चों ने कहा रेखा। अब आपने कहा कि यदि 2 रेखाएं हैं और उन दोनों रेखाओं को मिलाने पर उनके कटान बिंदु पर क्या बनता है। जैसे एक रेखा यूं खींच दी और एक रेखा हमने यूं खींच दी, तो कटान बिंदु पर क्या बना? ये कोण ही तो बना, तो ये हो गया कोण। तो बच्चों ने आंसर दे दिया क्या? कोण, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपने किया कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। त्रिभुज तो 3 ही भुजाएं होती हैं ना, तो बच्चों ने कहा 3 होती हैं। अब आपने पूछा बच्चों से, चौथा प्रश्न किया कि त्रिभुज की परिभाषा बताओ, और जैसे आपने कहा तो बच्चे चुप हो गए, यानी कि मौन समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? चौथे प्रश्न के उत्तर में बच्चों के सामने आप लिखोगे मौन रहे बच्चे, और समस्यात्मक प्रश्न था ये, ठीक है। ये देखो ध्यान से क्या लिखा है इसमें। जैसे आपने ये सब लिख लिया, उसके बाद आप लिखोगे उद्देश्य कथन यहाँ पर नीचे वाली लाइन में, ठीक है। ये तो डिब्बा पूरा बंद हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो सब बंद हो गया, ठीक है। ये तो बंद हो गया। अब आप नीचे लिखोगे उद्देश्य कथन, लिखा उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन में क्या लिखोगे आप? आज हम त्रिभुज की विस्तृत अध्ययन करेंगे, आज हम त्रिभुज का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। आपको अब ये लिखना है, ओके। तो आपके अब ये 2 पेज कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब जैसे ही आप अगला पेज पलटोगे तो आपको इस तरह से पेज नज़र आएगा, ठीक है। जैसे आप पलटोगे ना तो आपको ये पूरा पेज नज़र आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मेन टीचिंग स्टार्ट होती है, ठीक। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको कितने खाने करने हैं? देखो, एक यहाँ लाइन करनी है, दूसरी यहाँ करनी है, और ये जो बीच वाला है 3रा नंबर का, ये बड़ा करना है, ठीक है। एक यहाँ एक यहाँ,
ऐसे कर लेना, और ये ब्लैक बोर्ड वाली लाइन है, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 लाइन करनी है, ठीक है। कितनी? 5 लाइन करनी है आपको, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ और पांचवी यहाँ। ये 5 लाइन हो गई, ठीक है। अब आप ऐसे करोगे 1 और 2, ये सब हो गया, ठीक है। अब इनमें आपको लिखना क्या है? तो पहला जो है ना, इसमें आप सबसे ऊपर लिखोगे शिक्षण बिंदु। क्या लिखोगे? ये देखो, ये लिखा ना शिक्षण बिंदु। पहले में आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम बोल कर बता रहे हैं। तो पहले खाने में आप लिखोगे शिक्षण बिंदु, यानी कि आप क्या पढ़ाओगे, अब कौन सा आप टॉपिक लेने वाले हो। जैसे पहले में शिक्षण बिंदु लिखा, तो फिर आप यहाँ लिखोगे दूसरे वाले डिब्बे में छात्राध्यापक क्रियाएं, ठीक है। क्या लिखोगे? छात्राध्यापक क्रियाएं। अब जैसे आपने ये डिब्बा पूरा किया, तो तीसरा डिब्बा, तीसरे में लिखोगे छात्राध्यापक। अब पहले तो दूसरे में लिखा था छात्राध्यापक क्रियाएं, लेकिन अब आपके प्रश्नों को सुनकर बच्चे उत्तर भी तो देंगे, तो यहाँ लिखना छात्र छात्रा क्रियाएं, ठीक है। तीसरे डिब्बे में लिखोगे आप छात्र छात्रा क्रियाएं, ठीक है। और जब आप ये लिख दोगे छात्र छात्राएं क्रियाएं, तो 3 डिब्बे हो गए आपके। और चौथे में लिखोगे आप श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर क्या कार्य करना है, तो श्यामपट्ट कार्य ये लिख दोगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया, 4 पॉइंट्स आपने यहाँ लिख लिए, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। आपको ये सही नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सारा बोलना पड़ रहा है मैं, आप लोग समझते जाना, ठीक है। हमें भी बड़ा ध्यान लगा कि इसमें बोलना पड़ रहा है। चलिए, अब शिक्षण बिंदु में हम पहला पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट है त्रिभुज, लिख लो उस वहाँ पर। पहला पॉइंट है त्रिभुज। ये बात ध्यान रखना कि ये वाला खाना जो 2nd नंबर का खाना है, ये बड़ा करना, क्योंकि यहाँ आप बहुत सारी व्याख्या करोगे, इसलिए ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पेज पर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतना बड़ा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस वाले खाने को बड़ा करना, जैसे यहाँ से कर दिया और यहाँ तक कर दिया, ऐसा कर देना। ये पहला वाला खाना बहुत बड़ा मत करना, केवल इतना करना जितने में आपका शिक्षण बिंदु लिखे जा सकें, ओके। तो बीच वाला आपको ज़्यादा बड़ा करना है, ठीक। अब आप क्या लिखोगे? शिक्षण बिंदु में आपने पहला पॉइंट डाला त्रिभुज। त्रिभुज के सामने आप अब लिखोगे छात्र अध्यापक क्रियाओं वाले सेक्शन में लिखोगे। अब इस वाले सेक्शन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे छात्राध्यापक कथन, ये हेडिंग है यहाँ पर, छात्राध्यापक कथन, ठीक है। जैसे आपने कथन किया, तो उसके जस्ट नीचे से आप लिखना शुरू कर दोगे 3 भुजाएं, जो 3 भुजाओं को क्या लिखा है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हाँ, इस तरह लिखा है ये, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये 3 भुजा होती है ना, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। यानी कि ये सब कितना कितने का है? ये और ये कितने कितने कोण हो गए? 60-60 अंश के हो गए ये, ठीक है। 60-60 अंश के हो गए ये कोण। तो देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दोबारा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक कथन है, उसमें क्या लिखते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। माना किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं, फिर ये लिखा है 3 भुजाएं, जैसे A, B, C हैं, इस तरह लिखा है, ठीक है। A, B और C है, आप लिख देना। जैसे एक भुजा ये हो गई A, दूसरी हो गई B, फिर तीसरी हो गई C, ठीक है। तो माना किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं A, B, C हैं, ये लिखा। तब लिखने के बाद लिखना तब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है। आप ये लिखोगे, ठीक है, 180 अंश आप लिख दोगे यहाँ, ओके। तो ये हो गया छात्र अध्यापक का पहला कथन, जिसमें उन्होंने 180 करके दिखा दिया। अब जैसे उन्होंने ये दिखाया है, यानी कि आपने ये दिखाया, तो बच्चों के सामने क्या होगा? बच्चे आपकी इस बात को सुनकर बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये छात्र छात्रा क्रियाओं वाले उसमें सेक्शन में आप लिखोगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
ठीक है, ये आपने कर दिया। अभी ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन पे आप बाद में जाना, और वैसे आपको यहाँ तो केवल त्रिभुज ही बनाना है। देखिए आपने जो अभी लिखकर बताया ना, पढ़कर जो सुनाया है कि 180 अंश कैसे हुआ, तो आपको यही त्रिभुज यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बना देना है। ठीक है, त्रिभुज बना दिया और आपने ये लिख दिया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया श्यामपट्ट वाले, जहाँ श्यामपट्ट कार्य वाला सेक्शन है वो इसमें हो गया। ठीक है, देख लो एक बार आप कि सबसे पहले आपने यहाँ शिक्षण बिंदु लिखा त्रिभुज। अब आपने त्रिभुज के बारे में बच्चों को ये डेफिनेशन बता दी। ठीक है, अब तीसरे सेक्शन में बच्चे आपकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और चौथे सेक्शन में जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आपने ब्लैक बोर्ड लगाया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही ये सब बनाकर दिखा दिया। जो आपने यहाँ कहा था ना, तो आपने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ बना के दिखा दिया। ठीक है, तो ये पहला था। अब आगे क्या है, आगे ये है कि आपने तो ये बता दिया बच्चों को, अब आप प्रश्न करोगे बच्चों से। ठीक है, क्या करोगे, प्रश्न करोगे। अभी तक आपने प्रश्न नहीं किया, केवल आपने व्याख्या की थी और बच्चे से सुन रहे थे ध्यानपूर्वक। अब आप प्रश्न करोगे, तो यहाँ लिखा है बोधात्मक प्रश्न, और जैसे आप बोधात्मक प्रश्न करोगे, ये हेडिंग है बोधात्मक प्रश्न वाली। ठीक है, ये हेडिंग लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर। अब आपने प्रश्न किया बच्चों से कि त्रिभुज किस प्रकार की आकृति है। आपने जैसे प्रश्न किया तो बच्चों ने उत्तर दिया 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, ये लिखा बच्चों ने कहा 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। आपने प्रश्न किया था त्रिभुज कैसी आकृति है, ये वाला प्रश्न था आपका। बच्चों ने कह दिया ये है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है त्रिभुज। अब आपने दूसरा प्रश्न किया बच्चों से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बच्चों ने आंसर दिया 180 अंश। ठीक है, आपने ये 2 प्रश्न कर लिए। अब 2 प्रश्न करने के बाद अब हेडिंग डालना विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न, ये छात्राध्यापक क्रियाएं जो हो रही हैं ना, उसी में हेडिंग है ये। ठीक है, पहले तो आपने बोधात्मक प्रश्न पूछे, जो आपने पूरा व्याख्यान दिया था उसमें आपने बोधात्मक प्रश्न पूछ लिए 2, बच्चों ने उत्तर दे दिया। अब आप विकासात्मक प्रश्न पूछोगे बच्चों से। ठीक है, अब वो उसका भी उत्तर देंगे। आपने बच्चों से पहला प्रश्न किया त्रिभुज के कितने आंतरिक कोण होते हैं, तो बच्चों ने कहा 3। ठीक है, अब आपने फिर प्रश्न किया किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 अंश तथा 40 अंश हैं, इसका तीसरा कोण क्या होगा। जैसे बच्चों ने कहा, आपने कहा कि त्रिभुज के 2 कोण हैं, एक का मान है 60 और दूसरे का मान है 40, तो तीसरा क्या होगा भैया, तीसरे का नाम बताओ, तीसरा कितना होगा। तो आप क्या करोगे, अब आप तो इसका आंसर कर लोगे कि एक 60 है, दूसरा 40 है, तो तीसरा कितना होगा आपको तो पता है, क्योंकि इन तीनों का योग होता है 180, तो आप तो कर लोगे। तो 180 में से 100 जाएंगे तो कितना हो गया, तीसरा हो जाएगा 80 का। ठीक है, आप तो ये कर लोगे, लेकिन बच्चों को नहीं पता है। अभी आपने जैसे पूछा कि त्रिभुज का एक कोण तो 60 का है, दूसरा कोण 40 का है, तो तीसरा कोण कितने का होगा। तो अब बच्चे उत्तर संभावित देंगे, उनको नहीं क्लियर पता है कि क्या देना चाहिए, तो उत्तर संभावित देंगे वो। ठीक है, ये हुआ आपका। और जैसे ये हुआ तो आपने ये सब किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप अब दूसरा कथन करना शुरू कर दोगे। आपने पहला शिक्षण बिंदु क्या लिया था, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपने बच्चों को बता दिया, पहला शिक्षण बिंदु यही था ना, देखो पहला शिक्षण बिंदु यही था त्रिभुज। त्रिभुज में आपने पहले अपना कथन किया, छात्राध्यापक कथन हुआ, उसके बाद आपने इसमें से बोधात्मक प्रश्न पूछे, फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे, जिनका बच्चों ने उत्तर दिया। ठीक है, और यहाँ बच्चे सुनते रहे थे, और आपने ये सारा कार्यक्रम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर डाल दिया। ये हो गया यहाँ तक का काम। ठीक है, अब आप दूसरा पॉइंट उठा रहे हो त्रिभुज का। ठीक, तो आपने पॉइंट कौन सा उठाया, आपने कहा त्रिभुज के प्रकार। बच्चों अब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपने कहा। तो अब आप बच्चों को सुनाना शुरू करते हो त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। आप देखिए शायद आपको सही से नजर आ रहा हो। तो यहाँ लिखा है छात्राध्यापक का कथन। ठीक है, छात्राध्यापक का कथन। तो क्या कह रहे हैं अब आप कहते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जैसे ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, तीनों लाइन जिसकी बराबर होंगी ना, ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु जिसकी भुजाएं समान ना हो, कोई 10 की है, कोई 11 की, कोई 12 की, इस तरह से हो। ठीक है, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, या जिसकी 2 भुजाएं समान हो लेकिन एक समान न हो। ठीक है, वो होता है समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ये वाली और ये वाली समान है, तो ये समद्विबाहु हो गया। और ये तीनों समान हैं आपस में, तो ये
ये क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन एक ऐसा भी है कि इसकी एक भुजा ऐसी है, एक ऐसी है और एक ऐसी है, या फिर जिसकी एक इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी है और एक इतनी बड़ी है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखना तीनों में अंतर है। विषमबाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं समान नहीं होती, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, और समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आपने ये कह दिया, आपने जब ये कहा तो बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, और आप इसी वाली बात को जो आपने कही है ना, इस वाली बात को आप क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड पर उतार दोगे। ठीक है, नाम लिख दोगे, ब्लैक बोर्ड पर इसे उतार दोगे। अब ये हो गया इस पेज में, ये पेज हो गया पूरा कंप्लीट। अब आगे के पेज को देखिए, आगे आगे ये वाला पेज। और जैसे ही आपने कहा, सारे कथन आपने सुना दिया, सारा कथन सुनाने के बाद क्या हुआ, अब आप फिर और आगे की बात को कहते हो बच्चों के सामने। आपने कहा कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अभी आपने क्या बताया था, आपने 3 तरह के त्रिभुज बता दिए थे, लेकिन आगे के कथन में आप बच्चों के सामने बोलोगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, 3 प्रकार के। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है, और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। आपने ये तीनों बात बच्चों से कह दी, लेकिन बच्चे अभी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि अभी आपने प्रश्न नहीं किया है, केवल आप अपनी व्याख्या कर रहे हो, और जो आपने व्याख्या की है ना, वो आपने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर सारी उतार दी है। ठीक है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर आप ऐसा ही बिल्कुल बना लेना, ये समकोण त्रिभुज और न्यून कोण और अधिक कोण ये सब बना लेना। ठीक है, देख लो ध्यान से एक बार। और जैसे आप ये कर लोगे तो अब आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछोगे, जो आपने व्याख्यान दिया है ना, अब आप उसमें से प्रश्न पूछोगे। बोधात्मक प्रश्न है, आपने बच्चों से कहा बेटा ये बताओ, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर। तो बच्चों ने आंसर दिया 3 प्रकार का होता है। ठीक है, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब आपने दूसरा प्रश्न किया, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर बच्चों ने उत्तर दे दिया 3 होते हैं, दोनों में 3 उत्तर दे दिया। आपने कहा वेरी गुड। अब क्या हुआ, अब आपने विकासात्मक प्रश्न किया है। ठीक है, विकासात्मक आपने प्रश्न किया, हेडिंग डालना ये, और फिर नीचे प्रश्न लिखना, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कि कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं ये बताओ। आपने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने कहा देखिए, पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण। ठीक है, 3 होते हैं ये। जैसे उन्होंने बताया तो आपको बड़ी खुशी हुई, और ये डिब्बा हो गया पूरा बंद। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, आप लास्ट में लिखोगे, ये पूरा तो कंप्लीट हो गया, लास्ट में लिखोगे मूल्यांकन प्रश्न, इस डिब्बे के बाहर लिखोगे। ठीक है, एक लाइन छोड़कर इस डिब्बे के बाहर लिखोगे मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न में आप पहला प्रश्न लिखोगे त्रिभुज किसे कहते हैं, और दूसरा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आपने किए, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में ये दोनों लिख देना। ये सब आपका हो गया कंप्लीट। अब आया सेकंड हेडिंग लिखना आप, गृह कार्य, यानी कि आपने इतना सारा पढ़ा दिया है बच्चों को, तो गृह कार्य भी तो कुछ दोगे ना। तो अब गृह कार्य में आप क्या दोगे, आप ये हेडिंग डालना गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में आप लिखोगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आप ये गृह कार्य बच्चों को दे दोगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये मैथ्स का जो प्रोग्राम है ना, ये जो लेसन प्लान था ना, ये माइक्रो नहीं था, ये मैक्रो था, याद रखना। ये बड़ा वाला लेसन प्लान है, और इस वाले लेसन प्लान को आप फाइनल लेसन प्लान बुक जो आती है ना, येलो वाली फाइल, उसमें भी आप आराम से लिख सकते हो। क्योंकि आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये बोल बोल कर आपको सुनाया। ठीक है, और आपको कोई क्वेरी हो तो बताना। और देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, कोशिश किया करो कि आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करो, और आपको अच्छा लगे तो इसमें लाइक और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना। कोशिश किया करो थोड़ा, आप लोग जब लाइक भी करते तो थोड़ा अच्छा सा लग जाता है बस। लेकिन बहुत से लोग बिना देखे डिसलाइक कर जाते हैं, तो खैर उनकी छोड़ ही दीजिए। कम से कम वो बेचारे आते तो हैं इस चैनल पर डिसलाइक करने के लिए ही सही आते तो हैं, इतना ही ठीक है। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर ये है कि आप जो मैथ वाले बच्चे हैं जिनको बनाना है आप बना लेना। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह आपको बनाना है। हमने आपको बोल बोल के इसमें सुना दिया है, आप आराम से इसे बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही आपने अपनी येलो फाइल में बना लेना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम लगे और कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है,
ओके, अब खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने साथियों तक ये पहुंचा देना ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए और वो भी बना सकें। ठीक है, ओके, बाय, राधे राधे, जय सिया राम। अब खुश रहिए सभी लोग और धनतेरस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। ठीक है।